पढ़ा था, हर्बेरियम हमने समझा था, दैट इज समथिंग वी हैव डन। उसके पहले वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन, हम टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज हम लोग देख चुके हैं, राइट। आप मुझे बताइए ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कैरोप्टेरा, ऑर्डर प्राइमेटा, ये सारे कौन से क्लास में आएंगे? मेमिलिया। ठीक है, आप मेमिलिया कह रहे हैं, आपका आंसर सही है। आप मुझे बताइए एक फाइलम होता है, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आपके आते हैं सारे क्लासेस, सारे आपके एनिमल्स के क्लासेस इसके अंदर आएंगे। आप मुझे ये बताइए कि इस फाइलम के कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सर नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब, राइट, नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब एंड पोस्ट एनल टेल, ये आपके तीन मेन कैरेक्टर्स हैं जो आपको सारे कॉर्डेट्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप में से कोई मुझे हैंड रेस करके बता सकता है कि ये जो कैरेक्टर्स है ये मुझे कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जनरली कब देखने के लिए मिलता है? एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, राइट, वेरी ट्रू। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। हमने देखा था कि हर्बेरियम को बनाने के लिए आपको प्लांट को कलेक्ट कैसे करना होता है, आपको क्या डालना होता है, किस पे लगाना होता है। वी हैव सीन दैट शीट हम यूज करते हैं। राइट हैंड साइड पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे लिखेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हम वहां पे लिखते हैं याद रखना, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, उसमें उसके अंदर आपका साइंटिफिक नाम आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, आप लोकल नाम भी लिखोगे, आप ऑथर का नाम भी लिखते हो, डेट लिखते हो, आपने कहाँ से कलेक्ट किया वो भी आप वहां पे लिखते हो। लेकिन आप हाइट ऑफ द प्लांट आप नहीं लिखते हैं, आप प्लांट की हाइट वहां पे मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो कि हम लोग लोकल नाम भी लिखते हैं। मैं आपको ये स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ कि साइंटिफिक नाम तो आप लिखोगे, बट यू विल आल्सो राइट द लोकल नेम ओवर देयर, एंड नेम ऑफ द ऑथर तो मैंने आपको बताया था, वो तो आपका वहां पे रहेगा ही। सो दैट इज आल्सो समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सो हर्बेरियम इज समथिंग नाउ वी हैव सीन। आप मुझे बताइए ये, अब आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हर्बेरियम का आपके हिसाब से क्या एडवांटेज होता होगा? What can be the potential advantages of herbarium? so study helps in study, ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आप लिख लेता हूँ। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, समथिंग हैपेंड। ऑलराइट, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट्स आप ये कह रहे हो, इसके लिए एक मदद मिल जाती है, राइट। स्टडी ऑफ प्लांट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के जो आपके प्लांट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पे मदद मिल रही है। उसके अलावा चलिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे ये लिख रहा, और एक होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। अननोन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप हर्बेरियम यूज कर सकते हो। सो अननोन स्पीशीज जो आपकी होती है उसको आप बेटा वापस, हाँ जी बेटा वापस बोलिएगा, आपकी आवाज कट रही है। Information and about different plants. आई थिंक आपका आंसर सही है, बट आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ द वॉइस ब्रेक, बट ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग, अननोन स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन उसके अलावा यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस लाइब्रेरी। मैंने आपको बताया था कि एक रेफरेंस लाइब्रेरी की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। सो रेफरेंस लाइब्रेरी भी एक आपका यहाँ पे हो जाता है एज वन ऑफ द एडवांटेज। समझो आपको कांगड़ा के प्लांट्स को आपको जानना है तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। सो यू यूज एज अ रेफरेंस लाइब्रेरी, ठीक है। इनके हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अवेयरनेस अबाउट द फ्लोरा इन द रीजन, एरिया का जो आपने मुझे बताया, एक फ्लोरा का जो लाइक कितना आपके वहां पे प्लांट्स है, कौन से प्लांट्स हैं, उनके बारे में आपको एक आइडिया लग सकता है एक हर्बेरियम में जाके। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझो आपके पास एक प्लांट है, आप नहीं जानते कि वो प्लांट कैसा है, क्या है, तो आप वहां पे जाओ उस प्लांट को लेके, एंड देन आप अपने हर्बेरियम शीट को देख के उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन हेल्प्स इन रिसर्च एक्टिविटी एंड इन्वॉल्व इन इवॉल्विंग न्यू प्लांट वेराइटीज। कई बार क्या होता है, एक बॉटनिस्ट को या एक एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट को एक नई प्लांट की वैरायटी बनानी होती है, तो उसे बनाने के लिए भी कई बार उसे हर्बेरियम जाके उसके जो एंसेस्टर्स होते हैं या उसके रिलेटेड जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको स्टडी करना जरूरी होता है। तो ऐसे टाइम के अंदर भी आप हर्बेरियम की मदद आप ले सकते हो। देखिए याद रखिएगा,
जब भी मैं बात करता हूँ नए प्लांट वैरायटी की, तो जनरली नई प्लांट वैरायटी बनाई जाती है एक कमर्शियल पर्पस के लिए। ये बात याद रखना, नॉर्मली जब भी आप नए प्लांट वैरायटी की बात करते हो तो ये बनाया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। और जब मैं कह रहा हूँ कि कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो काफी बार ये कमर्शियल पर्पस होता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। सो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर आप ऐसा एक प्लांट बनाना चाहते हो जिसकी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस हो और जिससे फार्मर और ओवरऑल थ्रू आउट द कम्युनिटी को फायदा हो। तो ऐसे प्लांट को बनाने के लिए, नया प्लांट को एक नया हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए कई बार आप हर्बेरियम जाके उसके रिलेटेड जो दूसरे प्लांट होते हैं उस एरिया के, उनको आप स्टडी कर सकते हो। तो इसलिए रिसर्च और नए प्लांट वैरायटी बनाने के लिए भी आपको यहाँ पे मदद करता है। तो ये आपके कुछ रोल्स होते हैं, दे आर फ्यू रोल्स ऑफ योर हर्बेरियम, जिनकी वजह से हर्बेरियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है एक टेक्सोनॉमिकल एड, राइट। इसके अलावा हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे कि हर्बेरियम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, एंड हम क्या क्या स्प्रे करते हैं, लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड, डीडीटी हम यहाँ पे स्प्रे करेंगे सो दैट फंगस या कोई दूसरा पेस्ट वहां पे आपका प्लांट को डैमेज ना करे। So that is something we have seen. तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया। Now, after that, let's start with a new term, new taxonomical aid, और वो आपको यहाँ पे होगा botanical garden. So अगला टर्म हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे that is going to be a botanical garden. अब बोटेनिकल गार्डन में जनरली याद रखना सबसे पहले कि यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके लाइव प्लांट्स। ये वो आपकी जगह है जहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके लाइव प्लांट्स। लाइव प्लांट्स आर बेसिकली सीन इन माय बोटेनिकल गार्डन। तो अगर आपको लाइव प्लांट्स देखने हैं, सबसे बढ़िया जगह आपके होती है यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे हम ये प्लांट्स को ग्रो करते हैं। सो बेसिकली ये प्लांट्स को नरिशमेंट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, फर्टिलाइजर्स जो भी इनको जरूरत है उनके नरिशमेंट के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, वाटर या कोई दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं और इन प्लांट्स को हम करते हैं ग्रो। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि बोटेनिकल गार्डन का एडवांटेज क्या होता है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसका एडवांटेज क्या होता होगा, बताइए। Help in botanical teaching and research. ठीक है, राइट। सो रिसर्च में एक इसकी मदद हो जाती है, रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, दैट्स वन थिंग, बिल्कुल सही। Help और बताइएगा और कुछ। identification. ठीक है, प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ओके, एक सर्टेन एक्सटेंट तक, ठीक है, प्लांट आइडेंटिफिकेशन। और कुछ? For entertainment purpose. राइट, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, बिल्कुल सही, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आप बोटेनिकल गार्डन को यूज कर सकते हो। तो काफी बार आपकी फैमिली बोटेनिकल गार्डन सिर्फ घूमने के लिए जाती है, एक सेंस ऑफ लाइक हैप्पीनेस आपको मिलके वहां पे जाके आप यू कैन गेट टू सी फ्लावर्स, प्लांट्स, डिफरेंट ट्रीज। सो यस, रिक्रिएशन पर्पस के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कोई बताना चाहेगा, एनीथिंग एल्स? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर के लिए लाइक भी फिर वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए हम वो लोग वो करते हैं। हम एक चीज ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइक प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, एंडेंजर्ड प्लांट्स को आप लाइक प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो आई कैन से कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, आई कैन से कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। सो कई सारे प्लांट्स को हम कंजर्व करना चाहते हैं, सो प्लांट के कंजर्वेशन के लिए भी आप बोटेनिकल गार्डन का यूज करते हो, राइट। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, जब मैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करो कि एक प्लांट है, राइट, और वो प्लांट आपको सिर्फ समझो कि आपके चंबा वाले एरिया में आपको मिलता है और उस एरिया में अब इंडस्ट्री बन रही है, तो उससे क्या होगा, वो जो प्लांट है वो शायद वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो वहां से हो जाएगा एक्सटिंक्ट। तो आप जानते हो कि जो प्लांट है वो सिर्फ चंबा में मिलता है और वहां पे अब क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है वहां पे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये प्लांट वहां पे ना मिले, वहां से वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे, उस प्लांट को आप वहां से लेके आओगे एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर और फिर उसे आप वहां पे ग्रो करोगे और वहां पे उसकी पॉपुलेशन को आप बढ़ाओगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। तो कई सारे प्लांट्स को हम कंजर्व कर सकते हैं जो जनरली होते हैं एंडेंजर्ड, राइट, जो जनरली आपके प्लांट होते हैं एंडेंजर्ड, जिनकी पॉपुलेशन वैसे ही कम होती है और उनके चांसेस होते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, उनको हम यहाँ पे करेंगे कंजर्व। सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट कैन बी डन इन दिस बोटेनिकल गार्डन। याद रखना, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए भी ये पर्पस के लिए ये यूज किया जा सकता है, राइट।
तो ये कुछ यहाँ पे एक जनरल रूल्स होते हैं, इसके अलावा हम और चीज आगे हम देखेंगे. सो दैट इज व्हाट बोटेनिकल गार्डन इज नोन फॉर. रिसर्च एजुकेशनल पर्पस के लिए, प्लांट को कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो बोटेनिकल गार्डन को, अगर आपके पास कोई प्लांट है तो. रिक्रिएशनल पर्पस एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इवेंट होता है, लाइक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए लोग यूज करते हैं. एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड लाइक योर एंडेंजर्ड स्पीशीज जो होती है उनको कंजर्व करने के लिए हम बोटेनिकल गार्डन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये कुछ आपको पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो. ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं. सो बोटेनिकल गार्डन में क्या क्या होता है. इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लिविंग प्लांट्स आर ग्रोन, नर्चर एंड प्रोपोगेटेड. सो कई सारे प्लांट्स को आप यहाँ पे ग्रो करते हो, नर्चर करते हो और उन्हें इंक्रीज करते हो, राइट. ईच प्लांट इज लेबल्ड विद अ साइंटिफिक नेम. अगर आप कभी बोटेनिकल गार्डन में जाते हो तो हर एक प्लांट के सामने उसका साइंटिफिक नाम लिख के रखा होता है, चाहे वो ट्री हो चाहे वो छोटा सा प्लांट हो, वहां पे वो लोग एक साइंटिफिक नाम वहां पे लगा के रखते हैं, राइट. हेल्प्स इन टीचिंग, रिसर्च एंड कंजर्वेशन, राइट. रिसर्च के लिए, कंजर्वेशन के लिए और इवन टीचिंग के लिए आप इस जगह को आप यूज कर सकते हो, राइट. एक आपका यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन का नाम लिखा हुआ है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन. तो ये नाम याद रखने बिकॉज ये एनसीईआरटी में नाम मेंशन्ड है और कई बार ये नाम क्वेश्चन के अंदर आ जाता है. सो अगर आपको पूछा जाएगा कि यार ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, इट्स इन क्यू लंदन. सो लंदन में आपको ये मिलेगा देखने के लिए. देन आपका एक और गार्डन है आपका यहाँ पे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा लखनऊ के अंदर. ये आपको मिलेगा लखनऊ में, तो इसकी भी लोकेशन याद ना, ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपका लखनऊ में. यू विल गेट टू सी दैट, राइट. एनबीआर है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो एक बहुत बड़ा लाइक बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पे आपकी रिसर्च एक्टिविटीज भी आपकी वहां पे होती है. देन है आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा. सो दैट इज बेसिकली इट्स इन कोलकाता, राइट. कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा देखने के लिए इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा. तो ये कुछ आपके फेमस बोटेनिकल गार्डन जो बहुत बड़े हैं, जहां पर आपको प्लांट की डाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिलती है, राइट. और इवन इन बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर आप कई बार रिसर्च एक्टिविटीज भी आप कंडक्ट करते हो, राइट. यू मे वेरी ऑफन यू डू दैट. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. प्लीज याद रखना कंजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई सारे एंडेंजर्ड प्लांट्स को आप वहां पे ग्रो करते हो और उनका नंबर आप वहां पे बढ़ाते हो. क्या ये वाला स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, so Yes. very much clear to all of you, right? Now, possible role of botanical garden. Possible role हम already यहाँ पे देख चुके हैं, ये सब जो आपने mention किए थे. These are the roles: research, educational purpose, plant identification, recreational purpose, conservation of plants. जैसे कि आपके endangered species को हम conserve करेंगे. अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? Let's see that. So research center, research, education, conservation ये हम देख चुके हैं. रेयर स्पीशीज कैन बी ग्रोन. जैसे कि मैंने आपको बोला कि कई बार आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज को आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, जो बहुत कम देखने को मिलती है, उसे आप एक बोटेनिकल गार्डन में आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर उसे कोई डैमेज करेगा नहीं. सो दे कैन ग्रो वेरी इजीली, राइट. पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं. सर्व्स एज अ मीन टू सप्लाई सीड्स एंड अदर मटेरियल फॉर रिसर्च पर्पसेस. कई बार क्या होता है कि एक बोटेनिकल गार्डन में आपको बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और समझो फॉरेन कंट्री से आपको फॉरेन कंट्री से आपको बोला जाता है कि आपको कुछ सीड्स चाहिए, राइट. तो वो सीड्स को आप सप्लाई कर सकते हो उन फॉरेन कंट्रीज के लिए, वो लोग उसे यूज कर सकते हैं रिसर्च पर्पस के लिए या वहां पे ग्रो करने के लिए. तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सीड बैंक भी मिलता है. सो एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर आपको इवन मिलता है देखने के लिए सीड बैंक, जहां पे हर एक स्पीशीज के, ऑलमोस्ट हर एक स्पीशीज के सीड को रखा जाता है और फिर इन सीड्स को आप सप्लाई कर सकते हो अलग अलग कंट्रीज के अंदर, राइट. और कई सारे लैब्स में आप इन्हें सप्लाई कर सकते हो रिसर्च पर्पस के लिए. तो ये चीजें आपकी वहां पे आप करी जा सकती है, ठीक है. इट ऑल्सो सर्व एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो आपने ऑलरेडी बताया था. रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी बोटेनिकल गार्डन काफी ज्यादा यूज किया जाता है, वहां पे लोग आते हैं एंड उसे यूज करते हैं फॉर द एंजॉयमेंट के लिए. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस. सो ये हो गए मेरे यहाँ पे रोल्स ऑफ बोटेनिकल गार्डन. इसके रोल याद रखना यहाँ पे आपको लाइव प्लांट मिलेंगे एंड यू डोंट गेट टू सी ओवर हियर डेड प्लांट्स, यू गेट टू सी ओनली लाइव प्लांट्स ओवर हियर. हाँ जी बेटा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. Sir, and botanical garden provide jobs to large number of workers. हाँ, ये तो राइट. That is something also will be true for zoos as well. They do provide employment opportunity for large number of people. Now that is something will be provided by even like other gardens as well. Yes, but that is also true. बिल्कुल.
ओके, सो ये आपका वो लंदन का बोटेनिकल गार्डन है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, राइट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लोटस वाले जो लीव है वो काफी बड़े हैं, एंड यू कैन सी इट इज बीन ऑल प्लांट्स एवरीवेयर। और जो ऊपर का जो कवरिंग है वो भी इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि सनलाइट आराम से आपकी पास हो सके। सो दैट इज हाउ बोटेनिकल गार्डन इज गोइंग टू बी। अभी आप लोग के वहां पे बोटेनिकल गार्डन तो मुझे मालूम नहीं, बट अगर आप पालमपुर में हो ना, सो पालमपुर में CSR की एक नर्सरी है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर यू फ्रॉम पालमपुर और नियर बाय एरिया, बट वहां पे एक न्यूगिल कैफे करके एक जगह है। ट्यूलिप गार्डन भी है इधर, कहाँ पे है? सब पालमपुर में। सब पालमपुर अच्छा, में। कौन से एरिया में? यस सर, सर जो CSIR है उसके पास ही अच्छा, है। हाँ वहां पे हो सकता है, राइट। हाँ, होल्टा वाले साइड पे, राइट, वहां पे हो सकता है। यस, सो एक और जगह है वहां पे, न्यूगिल कैफे वाला जो रोड है ना, उस एरिया पे आपको एक गार्डन मिलता है। और गार्डन नहीं है, इट्स एक्चुअली नर्सरी है वहां पे, राइट। बट यू गेट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ओवर देयर। और वो नर्सरी मेंटेन करता है CSR। तो एक CSR के यहाँ पे नर्सरी है जहाँ पे यू गेट टू सी इंडियन प्लांट्स एज वेल एज एक्सोटिक प्लांट्स, right? So they have a nursery over there, and it's a very good place. So yeah, that's one thing. Okay, all right. So ये हमने देख लिया हमारा बोटेनिकल गार्डन। अब हम बात करते हैं हमारे जूलॉजिकल पार्क की। So अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क की, जिनको हम कॉमनली कहते हैं यहाँ पे एज अ जू, तो जिसको हम कॉमनली कहेंगे यहाँ पे एज अ जू, और यहाँ पे मुझे मिलेंगे देखने के मेरे लाइव एनिमल्स। ये बात आप जानते हो। आपके वहां पे भी एक जू है, एक ही जू मैं जानता हूँ हिमाचल का, गोपालपुर जू। यस सर, धौलाधार जू। धौलाधार। यस। वो एक है, आई थिंक कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग शायद नहीं गए होंगे, बट है वहां पे एनिमल्स हैं। बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं है, बट यू गेट टू सी गुड एनिमल्स। बेयर है, लेपर्ड है, एंड डियर है, पिकॉक है, दे हैव दीस एनिमल्स। ओके, सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क की, तो याद रखना इसमें आपको लाइव एनिमल्स मिलते हैं। एंड अगेन सेम क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसका भी यहाँ पे काम क्या होगा। तो एक तो मैं अपना रोल बता देता हूँ यहाँ पे। एक रोल होता है जू का रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए। सो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आप जू का इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा आप बता सकते हो उसके अलावा क्या रोल हो सकता है जू का? सर एंडेंजर्ड स्पीसीज को इंटरब्रीड करके उनकी स्पीसीज बढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका अंशिका, राइट। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज को आप यहाँ पे कंजर्व कर सकते हो। सो एंडेंजर्ड जो आपकी स्पीशीज होती है यहाँ पे, राइट। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज को आप यहाँ पे कंजर्व कर सकते हो, कैन अंडरटेक कंजर्वेशन ओवर हियर ऑफ दो स्पीशीज। अब इनको आप कैसे कंजर्व कर सकते हो? बाय उनको इंटरब्रीड करके उनका पॉपुलेशन बढ़ा के। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बताया कि इनको आप वहां पे ब्रीड करा सकते हो, एंड यू कैन इंक्रीज द नंबर ओवर देयर, राइट। सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज बीन नोन फॉर। सो याद रखना, जूलॉजिकल पार्क इज नोन फॉर कंजर्वेशन एक्टिविटी के लिए। यस, देन इवन उसके अलावा एनीथिंग एल्स आप बता सकते हो और कुछ? सर इट्स एन एंटरटेनमेंट प्लेस फॉर चिल्ड्रन। वो तो हो गया, रिक्रिएशनल पर्पस आ गया उसके अंदर, Yes. ठीक है। और कुछ मेंटेनेंस सोसाइटी। बोलो। Their common names and scientific name are displayed in the front of their enclosure. हाँ ठीक है, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है आपकी बात कि हाँ यहाँ पे भी आपको साइंटिफिक नाम उनके आपको मिल जाएंगे केज के बाहर। यू विल गेट टू द साइंटिफिक नेम, ठीक है। सो आई कैन से एजुकेशन पर्पस। सो एजुकेशन पर्पस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, बिल्कुल एजुकेशन पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एंड इवन रिसर्च के लिए भी आप टू एन एक्सटेंट आप यूज कर सकते हो। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च आप नहीं कर सकते, बट एक सर्टेन अमाउंट का आप रिसर्च यहाँ पे कर सकते हो। सो रिसर्च पर्पस के लिए भी आप यहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि जब आप जू में जाते हो तो जू में जो एनिमल्स होते हैं उनको सारा रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल की जाती है। मतलब खाना, रहना, सब कुछ उनको लाइक ह्यूमन बींग्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज व्हाई यू कैन फाइंड कि एनिमल्स वहां पे सेफली ग्रो कर सकते हैं, रह सकते हैं, एंड दे डोंट हैव टू लुक फॉर फूड। उनको सारा ध्यान वहां पे रखा जाता है, ठीक है। सो रिसर्च एजुकेशन आपका हो गया, कंजर्वेशन आपका हो गया, एंड रिक्रिएशनल पर्पस आपका। तीन मेन आपके यहाँ पे पॉइंट्स हो जाते हैं आपके जू के लिए। दे आर द मेन रीजंस जूलॉजिकल पार्क्स को यूज किया जाता है, राइट। नाउ लेट्स सी, इनको हम बोलते हैं जू, ये आप देख सकते हो। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट अंडर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। बिल्कुल, वाइल्ड एनिमल्स को आप यहाँ पे रखते हो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर। सारे उनके रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे फुलफिल करते हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, लायन हो, टाइगर हो, उनके सारे रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे फुलफिल करते हो, राइट। हेल्प्स इन लर्निंग, फीडिंग, कोर्टशिप, मेटिंग बिहेवियर एंड अलार्म कॉल्स। आप यहाँ पे एनिमल के बिहेवियर को आप स्टडी कर सकते हो, जैसे क्या खा रहा है,
कब वो मीटिंग बिहेवियर शो करता है, उनके कॉल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आप वहां पे सीख सकते हो। कई बार ऐसी चीजें आप जंगल में जाके सीख नहीं सकते जो आप जू में आके आप सीख सकते हो, ठीक है। एंड जू के अंदर आप प्रोवाइड करते हो सिमिलर कंडीशन टू द वाइल्ड। मतलब अगर आप कोई क्रोकोडाइल का अगर आप एनक्लोजर देखते हो तो वहां पे उन्होंने पानी रखा होता है, सैंड रखा होता है ताकि वो बाहर आके बैठ सके, तो एकदम सिमिलर एनवायरमेंट वो लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एनिमल वहां पे ग्रो कर सके और रह सके आराम से। आप अगर मंकी का अगर आप एनक्लोजर देखते हो तो वहां पे लाइक वो चाहे पेड़ होते हैं या उससे ब्रांचेस बना के रखते हैं वो लोग ताकि वहां पे मूव कर सके, घूम सके। सो दे प्रोवाइड अ सिमिलर कंडीशन इन द वाइल्ड, सिमिलर कंडीशन सिमिलर टू द वाइल्ड, राइट। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, zoos form effective mechanism for conservation, protection and propagation of wildlife। कई सारी endangered species को आप यहाँ पे ग्रो करते हो, कई सारी endangered species को आप यहाँ पे ग्रो करते हो और उनका नंबर आप बढ़ाते हो। तो कंजर्वेशन एक्टिविटी के लिए भी जू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बट आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। कई बार कुछ पॉपुलेशन होता है जो वाइल्ड में डिक्लाइन हो रहा होता है, कई बार कुछ स्पीशीज होती है जो वाइल्ड में डिक्लाइन हो रही होती है, तो उसे आप यहाँ पे लेके आते हो, उसे आप ग्रो करते हो, उसको आप जू में लेके आते हो एंड उसे आप ग्रो करते हो। एंड जब उसका नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाता है देन आप उसे वापस से रिलीज कर दोगे वाइल्ड में जाके। इस तरीके से आप एक स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू डू ओवर हियर। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे आपकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वल्चर की। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वल्चर आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं बट हमारे यहाँ पे वल्चर इतने देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वो ऑलमोस्ट लोकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि आप वल्चर को लाइक जो भी थोड़े बहुत वल्चर हमें यहाँ पे मिलते हैं उनको आप जू में रखते हैं, उनको हम लोग जू में रखते हैं। एक जूनागढ़ जू है हमारे यहाँ पे, वहां पे उसे रखा जाता है और उनको ग्रो किया जाता है। मतलब उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है, उनका नंबर बढ़ाया जाता है और जब इनका नंबर ज्यादा हो जाता है उसके बाद उनको बाहर जाके रिलीज कर देते हैं। सो दैट इज अ कंजर्वेशन प्रोग्राम वी डू फॉर अ वल्चर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इज अ कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर अ वल्चर, जो आई थिंक आपको यहाँ पे आगे दिख भी जाएगा। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द conservation program for vulture. This is a picture of conservation program for your vulture population. तो आप देख सकते हो कि इनको कैसे रखा हुआ है यहाँ पे एंड ये लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। जब इनका नंबर बढ़ जाता है तब हम उन्हें जाके बाहर रिलीज कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट यू डू। इवन zoos provide good amount of jobs and employment opportunities। आपको शायद मालूम नहीं होगा लेकिन अगर आप बीएससी जूलॉजी करते हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली जूलॉजी, आप बॉटनी में करते हो या बीएससी किसी भी लाइफ साइंस के अंदर आप करते हो तो आप जू में जॉब कर सकते हो एज अ जू क्यूरेटर। आपको जू में जॉब मिल सकती है एज अ जू क्यूरेटर। सो दैट्स वन थिंग। देन इवन यू कैन वर्क ओवर देयर एज अ जू वेटनरियन, राइट। अगर आप अपना वेटनरी साइंस का कोर्स खत्म करते हो देन आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप जू में काम कर सको एज अ वेट। सो जू में भी आपको एक वेटनरियन की जरूरत पड़ती है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द जू, बट एक जू में एक वेटनरियन तो चाहिए होता है। अगर बहुत बड़ा जू है देन कई बार यू नीड अ ग्रुप ऑफ वेटनरियंस वर्किंग ओवर देयर। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू कैन डू ओवर देयर। इवन जू के अंदर यू कैन वर्क एज अ एजुकेशन ऑफिसर। इवन जू के अंदर यू कैन वर्क एज अ एजुकेशन ऑफिसर। ये भी एक पोस्ट होती है जू के अंदर, एजुकेशन ऑफिसर की। और जो एजुकेशन ऑफिसर होता है उसका काम होता है एजुकेशनल एक्टिविटीज कराना जू के अंदर, राइट, और इन्फॉर्मेशन को लाइक प्रोवाइड करना सबके लिए। सो जूज आल्सो प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये वो एम्प्लॉयमेंट है जिसके अंदर हम लोग इनरोल कर सकते हैं, राइट। पीसीबी के बच्चे आगे जाके अगर कोई लाइफ साइंस का कोर्स करते हैं तो दे कैन गेट ओवर हियर एज वेल, राइट। इट आल्सो एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल, ऑल दोस थ्रीज, राइट। इमेजिन वर्किंग एज अ वेटनरियन इन द जू, like treating leopard, lion, tiger, hippopotamus, vulture. It's a interesting thing, quite interesting thing actually. So that is what zoo is known for, right? तो इतना आपको याद रखना है zoological park के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड याद रखना उसका पर्पस यहाँ पे क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, उस चीज को हो सके तो याद रखिएगा, हो सके मतलब याद रखिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। सी हमने बात किया यहाँ पे बोटानिकल गार्डन के बारे में। We have talked about the botanical garden and we have talked about the zoo। और उसके बाद हमने बात किया यहाँ पे जू के बारे में। याद रखना दोनों के दोनों का काम, दोनों के दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये हमने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आपका यहाँ पे किया जाता है।
अब एक चीज याद रखना, अगर आपकी कोई स्पीशीज है जिसको आप अपने ह्यूमन गाइडेंस के अंदर लाके या ह्यूमन शेल्टर में लाके अगर आप उनका नंबर बढ़ा रहे हो, अगर आप उनको कंजर्व कर रहे हो, उनका अगर आप नंबर बढ़ा रहे हो, तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। उस प्रोग्राम को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक बार फिर बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनेगा एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। आपके बोटेनिकल गार्डन में आपने एक प्लांट लेके आए और वो प्लांट एंडेंजर्ड प्लांट था, उसको आप बोटेनिकल गार्डन लेके आए और अब उसका आप नंबर वहां पे बढ़ा रहे हो, तो एक कंजर्वेशन एक्टिविटी आपकी हो गई। सिमिलरली समझो राइनोसोरस का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है फॉरेस्ट में, आप उन्हें जू में लेके आते हो, जू में लाने के बाद आप उन्हें वहां पे ग्रो करते हो, उनको ब्रीड कराते हो, उनका नंबर बढ़ाते हो, सो दैट इज ऑल्सो कंजर्वेशन एक्टिविटी। सो जब भी कोई कंजर्वेशन एक्टिविटी हो रही है बोटेनिकल गार्डन या जू के अंदर, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन। आई विल कॉल इट एज अ एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर बेसिकली ह्यूमंस काफी स्ट्रांगली इन्वॉल्व होते हैं, उन एनिमल्स को लेके आते हैं, ब्रीड कराते हैं ताकि उनका नंबर बढ़े। और ये करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो प्लांट या वो एनिमल वाइल्ड के अंदर बहुत कम हो चुका है, नेचर में बहुत कम हो चुका है, इसलिए वी हैव टू रिग्रो देम, वी हैव टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन बैक टू नॉर्मल। सो दैट इज नोन एज माय एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या एक्स सिटू कंजर्वेशन टर्म आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो समझ नहीं आया तो पूछ लेना, क्लियर होना चाहिए टर्म, ठीक है? बोल देना कि सर ये रिपीट कर दो, द टर्म शुड बी क्लियर टू यू। कल उठ के कोई आपको पूछे एक्स सिटू कंजर्वेशन या सेंटेंस अगर आपके सामने ये आता है या टर्म आता है, देन आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, राइट? दैट इज योर एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है? सो दिस इज समथिंग, इवन बोटेनिकल गार्डन प्ले इंपॉर्टेंट रोल and zoological park also play important role in ex situ conservation, so that should be clear to you, right? So ये आपको यहाँ पे इतना बात याद रखनी in terms of my zoological park। तो क्या आपको zoological park और botanical garden clear है यहाँ पे? Are these two terms clear to all of you? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है, right? प्लीज याद रखना इनके पर्पस क्या होते हैं, व्हाट आर दे आर नोन फॉर शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। उनके पर्पस क्या होते हैं आपको याद रखना हमेशा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल्स ऑफ जूस। एक्सीलेंट प्लेस टू स्टडी एनिमल बिहेवियर, बिल्कुल वो हम देख चुके हैं। रिसर्च एंड टीचिंग एक्टिविटीज अबाउट द नेटिव स्पीसीज, कई बार आप रिसर्च और टीचिंग एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आप बीएससी जूलॉजी करते हो ना, तो कई बार आपको फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं। अगर आप बीएससी जूलॉजी करते हो, क्योंकि मैंने क्या हुआ इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो कई बार आपको फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं, फील्ड ट्रिप पे आपको जू में लेके जाते हैं या कई बार नेशनल पार्क में लेके जाते हैं, एंड देन दे टीच यू अबाउट एनिमल्स ओवर देयर, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू डू दैट, ओके? सो वो चीज भी आपकी जू में आप कर सकते हो। रिक्रिएशनल पर्पस तो आप जानते ही हो, लोग जाते हैं जू में बच्चों को लेके, फैमिली को लेके घूमने के लिए, बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सो दैट इज समथिंग आल्सो यू फाइंड हैपनिंग। एंड हेल्प्स इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो आप ऑलरेडी जानते हो और मुझे बता चुके हो। तो ये कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ योर जू, ठीक है? बट ऐसा भी होता है कि जू को मेंटेन करना आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। कुछ जू होते हैं जिनमें क्या होता है, एक स्मॉल केज के अंदर एनिमल को रखा जाता है, so that is not good. So zoos has to be strongly regulated, right? आपकी एक अथॉरिटी है इंडिया में जिसका नाम है CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये इंडिया में जितने भी जू है उनको रेगुलेट करती है, मतलब ध्यान रखती है कि जू सारे गाइडलाइंस फॉलो करें। गाइडलाइंस यहाँ पे क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक गाइडलाइन है कि एक टाइगर का एंक्लोजर, टाइगर का जो केज होता है वो इतना बड़ा होना चाहिए, तो वो रूल्स आपको CZA बना के देता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी आपको बना के देती है, और वो आपको फॉलो करनी होती है। हर एक स्टेट को, हर एक सिटी को जहाँ पे जू होता है उसे फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं किया जाता, देन कई बार उस जू को बंद कर दिया जाता है और उन एनिमल्स को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो याद रखना, CZA स्टैंड्स फॉर माय सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, and that also like controls or regulates all the zoos in the country, right? So that is also one thing you should know, ठीक है? So जैसे NTA तुम्हारा नीट को कंडक्ट करता है, रेगुलेट करता है ना, वैसे ये लोग जूस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा जू वाला पार्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टार्ट विद इज योर म्यूजियम। अभी हम समझते हैं हमारे म्यूजियम के बारे में, हम यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं कि म्यूजियम क्या होते हैं, क्या करते हैं, राइट? तो अगर मैं म्यूजियम की वैसे डायरेक्टली बात करूं बिना कुछ आपके सामने रखे, तो आप मुझे बताइए म्यूजियम का पर्पस क्या होता है?
सर एक एजुकेशनल और पर्पस एनिमल एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। रिक्रिएशनल पर्पस तो मैं नहीं बोलना था, आपने बोल दिया, ठीक है। फिर आप बता रहे हो कि ठीक है स्टडी ऑफ, लेकिन अच्छा पहले चीज याद रखना, म्यूजियम में आपको लाइव एनिमल नहीं मिलते हैं, एक बात क्लियर रखो, यहाँ पे आपको लाइव एनिमल और लाइव प्लांट आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रिजर्व्ड एनिमल और प्लांट्स आपको मिल सकते हैं। यू कैन फाइंड प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे आपको जिंदा एनिमल और जिंदा प्लांट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिजर्व्ड एनिमल और प्लांट्स मिलेंगे, मतलब डेड मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मुझे कई बार बड़े बड़े स्केलेटन देखने के लिए मिल जाते हैं। I can get to see a long, large skeleton in the museum, skeleton of animals. ये मुझे मिल सकता है देखने के लिए, right? So that is something I can see, right? But I don't get to see live animal or plants. तो बताओ, एक हो गया recreational, घर वालों को लेके चले गए घूमने के लिए, that's one thing. उसके अलावा They are used to deposit Sir, type specimen educational wherever new taxa are discovered. okay, ठीक है, all right, that's true. You can actually study the specimen over there. आप स्टडी कर सकते हो, जो भी आपके यहाँ पे स्पेसिमेन आपको वहाँ पे मिलेंगे उनको आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है, दैट्स ट्रू, ये आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। और कुछ स्टडी ऑफ स्पेसिमेन कैन बी डन ओवर देयर, एनीथिंग एल्स? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, वही उसमें आ गया ना स्टडी के लिए, सो दैट्स द सेम थिंग, यू कैन यूज इट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आप उसे यूज किया जा सकता है। रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए इतना यूज नहीं किया जाता म्यूजियम को, बिकॉज, लेकिन आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, आप रेफरेंस के लिए उसे यूज करते हो कि आपके पास क्या क्या वहां पे मिलता है, डेटा आपको क्या मिला वो आप यूज करते हो, बट रिसर्च के लिए लाइक ज्यादा एक्सटेंसिवली आप उसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हम लोग। सो म्यूजियम्स हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। सो स्टडी और रेफरेंसेस के लिए इन आपके पास प्लांट्स और एनिमल यहाँ पे मिलते हैं। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन अ कंटेनर और जार इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो जो स्पेसिमेन होते हैं उनको आप जार में या कंटेनर में आप प्रिजर्व करके आप रखते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपके सामने राइट साइड में एक एग्जांपल है, स्नेक यहाँ पे रखा हुआ है, और शायद अगर आपको लैब में लेके जाएंगे ना स्कूल में, तो आप देख पाओगे ऐसे जार के अंदर स्नेक, एम्फीबियन, रैट, कई सारे एनिमल्स आप रखते हो। तो स्टारफिश, राइट, टॉर्टोइज, लीच, सब कुछ आप ऐसे जार के अंदर आप रखते हो। तो ये जो Fish. जार के जो मैंने यहाँ पे स्नेक रखा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय वेट प्रिजर्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वेट प्रिजर्वेशन, ठीक है, याद रखना। तो वेट प्रिजर्वेशन के लिए बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो डेड एनिमल है उसके ऊपर कोई घाव नहीं है, राइट। जिस एनिमल की जो डेथ हुई थी वो नेचुरल डेथ हुई हो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक स्नेक मिला जिसके ऊपर से कार गुजर चुकी है, तो उसको आप नहीं कर सकते ऐसे प्रिजर्व, कोई पर्पस नहीं है, लाइक इट इज ऑलरेडी लाइक वो ऐसा खराब कंडीशन में होगा कि आप उसको ऐसे जार के अंदर आप नहीं रख सकते, राइट। बट अगर आपको कोई डेड एनिमल मिलता है जो नेचुरली डेथ हो चुकी है, उसकी कोई मार्क नहीं, उसके ऊपर डैमेज के मार्क नहीं है, तो आप उसे लाके ऐसे जार के अंदर आप रख सकते हो। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई वेट प्रिजर्वेशन। आप एक और चीज याद रखिएगा, जब आप वेट प्रिजर्वेशन करते हो तो आप यूज करते हो सॉल्यूशन ऑफ योर फॉर्मेलिन, इथाइल अल्कोहल, एंड वाटर। इन तीनों के मिक्सचर के अंदर आप ऐसे एनिमल्स को आप प्रिजर्व करते हो, ठीक है। इन तीनों के मिक्सचर के अंदर ही ये जो जार है ना, इसके अंदर ये तीनों का मिक्सचर होता है, फॉर्मेलिन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने एनिमल को प्रिजर्व करते हो, और वो वैसे के वैसे ही रहता है। कभी नोटिस करना, अगर आप लैब में जाओगे तो आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। हाँ, एक चीज होती है कि आपका कलर थोड़ा निकल जाता है, कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप निकल ही जाता है कलर, बट यू स्टिल फाइंड योर एनिमल्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहां पे प्रिजर्व हो जाते हैं। सो यू कैन एक्चुअली सी देम, यू कैन स्टडी देम ओवर देयर। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेट प्रिजर्वेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये टाइगर मेरा है, इसकी हमने किए हुए यहाँ पे स्टफिंग। तो जो टाइगर मेरा है यहाँ पे, इसकी मैंने की है यहाँ पे स्टफिंग। ये जो स्टफिंग हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ड्राई प्रिजर्वेशन। इसको बोलेंगे हम यहाँ पे ड्राई प्रिजर्वेशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ अ ड्राई प्रिजर्वेशन। अब ड्राई प्रिजर्वेशन में क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा समझ लो। देखो, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि आपके सामने आपको रोड पे एक टाइगर
डेड टाइगर आपको मिलता है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उसे लेके आओगे। बेसिकली आप अपने घर पे उसे नहीं ला सकते, बेसिकली आप उसे कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते, वो काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन लेट्स से तुम उसे लेके आते हो अपने कॉलेज के अंदर। अब कॉलेज में लोग क्या करेंगे, अगर उसे ड्राई प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, अगर उसकी स्टफिंग करनी होगी, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइगर के अंदर जितना भी टिश्यू होगा, जितने भी मसल्स होंगे, टिश्यू होंगे, वो सब आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। सो बेसिकली आप टाइगर को ओपन करोगे और उसके अंदर जो भी टिश्यू होंगे, जो भी मसल्स होंगे, जो भी ऑर्गन्स होंगे, उन सबको आप बाहर निकाल के फेंकोगे, क्योंकि वो आपके कोई काम के नहीं है, राइट। एक बार आपने सारे ऑर्गन्स, बोन्स, इवन बोन्स, सब कुछ, एक बार आपने सब कुछ बाहर निकाल लिया और आपने फेंक दिया, फिर आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया सिर्फ स्किन। अब आप बताओ मैं ये स्किन के साथ क्या करूंगा? सर इसको भर देंगे। ठीक है, राइट, अच्छे बच्चे सही बोले, इन स्किन को हम यहाँ पे भर देंगे। और क्या क्या रह जाता है स्किन के साथ जो करना नहीं चाहिए? व्हाट यू कैन डू फॉर द टाइगर स्किन व्हिच इज नॉट अलाउड इन द कंट्री? सेल। राइट, स्किन को यूजुअली आप सेल भी कर सकते हो इन अ मार्केट व्हिच इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी हेफ्टी प्राइस। बट क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टफिंग, तो स्टफिंग में हम क्या करेंगे, ये जो स्किन होगी, इस स्किन के अंदर हम लोग अब भरना चालू करेंगे हमारा कॉटन, राइट। जनरली आप कॉटन फिल करते हो, या कॉटन के अलावा यू कैन फिल लाइक सॉ डस्ट, आप कई बार फिल कर सकते हो। जनरली आप कॉटन यूज करते हो, ठीक है, कॉटन, या कई बार आप क्लोथ भी यूज करते हो। इनको आप फिल करना चालू करोगे और फिल करने के बाद आप उस स्किन को कर दोगे स्टिच, ठीक है। आपने समझो स्किन के अंदर सारा अपना कॉटन डाल दिया, राइट, हेड वाले पार्ट में कॉटन डाल दिया, फीट वाले पार्ट में कॉटन डाल दिया, और उसके बाद आप क्या करोगे, उस एनिमल को पूरा कर दोगे आप स्टिच, जैसे स्टिच करते कपड़ों को वैसे आप स्टिच कर दोगे। और स्टिच करने के बाद आप उसे एक बड़े से कैबिनेट के अंदर आप उसे रख दोगे, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एनिमल दिखेगा। तो ये जो टाइगर आपके सामने है, इसके अंदर सारा का सारा कॉटन होगा या सारा का सारा कुछ और मटेरियल होगा जो स्टफिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर कोई भी टिश्यू नहीं होगा। याद रखना, आपको कोई भी टिश्यू अंदर रहने नहीं देना है। अगर कोई अंदर डेड टिश्यू रह गया या कोई मसल अंदर रह गया, तो उससे क्या होगा, वो लाइक उसमें इंफेक्शन हो सकता है, एंड इट वोंट इवन स्मेल गुड, राइट। यू हैव टू रिमूव एवरीथिंग, अंडरस्टैंड। कोई चीज अगर डिकम्पोज अंदर हो रही होगी तो उसका स्मेल बहुत खराब आएगा, सो यू हैव टू रिमूव एवरीथिंग एंड देन यू हैव टू ऐड द स्टफिंग ओवर देयर। सो ये होता है मेरे यहाँ पे ड्राई प्रिजर्वेशन। तो याद रखना, ड्राई प्रिजर्वेशन किया जाता है मैमल्स के लिए, किया जाता है बड़े बड़े मैमल्स के लिए किया जाता है, क्योंकि आप बड़े घोड़े को या बड़े से एनिमल को लाइक टाइगर को आप जार में नहीं रख सकते, सो यू हैव टू गो फॉर अ ड्राई प्रिजर्वेशन। इवन बर्ड्स के लिए भी हम लोग ड्राई प्रिजर्वेशन ही करते हैं, क्योंकि अगर बर्ड को मैं फॉर्मलिन के अगर रखता हूँ ना, तो कई बार उसके फेदर्स निकल आते हैं, और फेदर्स निकलने के बाद वो आप देख भी नहीं पाते उस बर्ड को। सो यू आल्सो गो फॉर अ ड्राई प्रिजर्वेशन फॉर मैमल्स एंड बर्ड्स। सो लार्ज मैमल्स and your birds undergo dry preservation। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको स्केलेटन भी देखने के लिए मिलता है। तो ये स्केलेटन आप देख सकते हो डायनासोर का है। ये जो म्यूजियम की फोटो आपके सामने है वो इंडिया की नहीं है, वो किसी बाहर के म्यूजियम की फोटो है, बट यस, आपको कई बार म्यूजियम में आपको स्केलेटन भी देखने के लिए मिलता है। आप में से कोई गया क्या कहीं कोई म्यूजियम के अंदर? एनीवन ऑफ यू हैव गॉन टू एनी म्यूजियम कहीं पे? No, sir. नो सर। जैसे इवन आई डोंट नो हिमाचल में कहाँ पे कितने म्यूजियम है, बट या चंडीगढ़ में होंगे, हिमाचल में आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, बट यस, दैट इज व्हाट यू गेट टू सी हैपनिंग इन द म्यूजियम। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको वेट प्रिजर्वेशन और ड्राई प्रिजर्वेशन यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ऑलराइट, तो ये चीज याद रखना, ये दो टर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो ये हमने देख लिया। सो प्लांट्स को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं इस तरीके से, प्लांट एनिमल मे बी प्रिजर्व बाय ड्राई प्रिजर्वेशन, राइट। सो दैट इज समथिंग कैन बी डन। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को थोड़ा अलग तरीके से आप प्रिजर्व करते हो। इंसेक्ट को आप पकड़ के लाओगे, राइट, उसको आप पहले तो आप उसे ड्राई करोगे, राइट, ड्राई करोगे मतलब यू विल जस्ट अलाउ इट टू, उसका मॉइस्चर निकल जाए, उस चीज का आप ध्यान रखते हो। एंड उसके बाद आप उसे एक इंसेक्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर आप उसे पिन कर देते हो, उसे आप अटैच कर देते हो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू डू। और उस इंसेक्ट बॉक्स के अंदर भी आपको स्प्रे करना पड़ता है आपका पेस्टिसाइड, या आई वुड से स्मॉल अमाउंट ऑफ आपको नेप्थलीन बॉल वहां पे रखने पड़ते हैं ताकि कोई वहां पे इन्फेक्शन ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको लिखता है इंसेक्ट बॉक्स। ये है आपका यहाँ पे इंसेक्ट बॉक्स। तो याद रखना, इंसेक्ट को हम फॉर्मेलिन के अंदर नहीं रखते, उनको आप इंसेक्ट बॉक्स के अंदर लाइक पिन कर देते हैं। एक लंबी बड़ा सा लाइक आपका एक पिन होता है, उसके अंदर आप उसे टैग कर देते हो।
सो अटैच कर देते हो रादर एक तरीके से. सो दैट इज समथिंग यू डू इन द इंसेक्ट बॉक्स. ठीक है, और ऐसा आप इंसेक्ट बॉक्स रखोगे. ये भी शायद आपको आपके लैब में दिखाएंगे स्कूल में. So insects are preserved in the insect box, collection, killing, and pinning them. That is something you do, right? After collecting, killing them, and then you pin them. Museum often have a collection of skeleton of animals too. इनके अंदर आपको कई सारे animals के आपको collection भी आपको देखने को मिल जाएंगे. याद रखना, म्यूजियम में आपको live animals या plants देखने के लिए नहीं मिलते हैं. You only get to see dead animals and plants in a preserved form. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So that is all about my museum in this slide. क्या म्यूजियम वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this part clear to all of you? Yes, sir. That is something you have to know. This is your insect box. अब अगली चीज जो हम यहाँ पे समझेंगे, that is going to be your taxonomical key. अब इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा. तो आराम से ध्यान दो स्लाइड के ऊपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन काफी अच्छे बन के आते हैं एंड यू शुड बी एबल टू आंसर देम, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये की होता क्या है? व्हाट इज योर टेक्सोनॉमिकल की? तो आप इतना याद रख सकते हो, इसको यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज. दिस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज. सो बेसिकली होता क्या है, ऐसा समझो कि एक बुक है, एक छोटी सी बुक होती है जिसको यूज करके आप एक अननोन स्पीशीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल समझो आपको बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो आपके सामने एक बर्ड है लेकिन आप जानते हो ये बर्ड कौन सा है, तो उसके लिए आप एक टेक्सोनॉमिकल की यूज करोगे. आपको आप एक डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वो लोग आपको एक बुक देंगे और वो बुक होगी आपकी टेक्सोनॉमिकल की फॉर बर्ड्स. स्पेसिफिक बर्ड्स के लिए वो की होगी और फिर आप उसे यूज करके आप अपने बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो. सी फॉर एग्जांपल जैसे कुछ फील्ड गाइड होती है, जैसे एक मेरे पास फील्ड गाइड है, शायद आपको यहाँ पे दिखेगी. क्या आपको ये फील्ड गाइड दिख रही है? क्या आप पढ़ सकते हो इस पे क्या लिखा हुआ है? कैन यू रीड दैट व्हाट इज रिटन ओवर हियर? नो. सर स्नेक्स ऑफ इंडिया. राइट, ठीक है, आपको दिख रहा है. सो बेसिकली जैसे एक फील्ड गाइड मेरे सामने है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे आपको स्नेक्स की आपको पिक्चर मिलेगी, राइट? तो ऐसी आपकी एक टेक्सोनॉमिकल की होती है. तो एक फील्ड गाइड है, ये ज्यादा सिंपल होती है और उसी तरीके से आपको एक की बनती है, आपकी टेक्सोनॉमिकल की होती है और उसको यूज करके आप एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई स्नेक को आइडेंटिफाई करना है तो मैं ये लेके जाऊंगा, राइट? ये मैं फील्ड पे लेके जाऊंगा या ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगा एंड देन जब मेरे सामने स्नेक आएगा तो मैं ये खोल के देख सकता हूँ कि अच्छा ये कौन सा स्नेक है, कहाँ पे आएगा ये. सिमिलरली आपकी टेक्सोनॉमिकल की हर एक स्पीशीज के लिए होती है, हर एक आई वुड से क्लास के लिए होती है, राइट? चाहे वो स्नेक्स हो, क्रैब के लिए होती है, इंसेक्ट्स के लिए होती है, एम्फीबियंस के लिए आपकी एक की होती है, एक बुक होती है और उसको यूज करके हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक अननोन स्पीशीज को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहां पे होता क्या है, उस बुक के अंदर क्या होता है. सो बुक के अंदर आई विल फाइंड लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आई विल गेट टू सी. उसमें कई सारी स्टेटमेंट्स आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी, राइट? अब स्टेटमेंट्स को देख के मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा वो अब हम आगे समझेंगे. सो आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन यू एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे आप एक टेक्सोनॉमिकल की को आप यूज करते हो, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो लेट्स जंप ऑन दिस. अज्यूम कर लो 5 मिनट के लिए कि आप लोग एक साइंटिस्ट हैं और बीइंग मोर प्रिसाइज आप एक हर्पेटोलॉजिस्ट हैं. हर्पेटोलॉजिस्ट वो होता है जो एक्सपर्ट होता है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर, राइट? और आप जाते हो एक फॉरेस्ट के अंदर और फॉरेस्ट में जाने के बाद आपके सामने ये फ्रॉग आता है. अब आपको मालूम नहीं है कि ये फ्रॉग कौन सा है, लेकिन आपके पास इसकी एक टेक्सोनॉमिकल की आपके सामने है. सो आप अपनी बुक बाहर निकालते हो, दैट इज योर टेक्सोनॉमिकल की, और अब आप इस फ्रॉग को करोगे आइडेंटिफाई. अब ये फ्रॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. जो आपका बैक का जो एरिया होता है, बैक साइड जो आपकी होती है, उसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड. सो बैक साइड इज कॉल्ड एज अ डॉर्सल साइड, राइट? एंड आपकी जो नीचे वाला जो पार्ट, जो आपका पेट का जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड. हाँ जी, डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है ये मैं आपको पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये नाम, ताकि ये नाम आपके सामने आगे आएंगे तो आप घबराएंगे नहीं, राइट? घबराएंगे तो आप वैसे भी नहीं, बट स्टिल. सो यू हैव अ डॉर्सल साइड एंड यू हैव अ वेंट्रल साइड. सो बैक वाला एरिया आपका होता है डॉर्सल और पेट वाला आपका एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल. तो अब आपके सामने फ्रॉग है. अब आप अपनी टेक्सोनॉमिकल की आप निकालोगे आपके सामने और आप उसे करोगे ओपन. अब जैसे आप ओपन करते हो तो आपको ये दिखता है,
पेज, पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है, दैट ग्रीन कलर ऑन डॉर्सल साइड गो टू पेज नंबर 5, येलो कलर ऑन डॉर्सल साइड गो टू पेज नंबर 10। तो एक चीज याद रखना, जब भी आप टेक्सोनॉमिकल की यूज करते हो तो आपको मिलेंगे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यू विल गेट टू सी टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहां पे भी आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। एक कैरेक्टर ये कह रहा है कि अगर डॉर्सल साइड ग्रीन है तो आप पेज नंबर 5 पे जाओ, अगर डॉर्सल साइड आपकी येलो है आपके एनिमल की तो आप पेज नंबर 10 पे जाओ। ये है मेरे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को मैं इवन कहता हूं यहाँ पे एज अ कपलेट। कपलेट। बिल्कुल सही, वेरी गुड, यू कॉल देम एज अ कपलेट ओवर हियर। ठीक है, अब आप बताओ, आपके सामने ये की के कुछ दो पॉइंट लिखे हुए, दो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। आप मुझे फ्रॉक देख के बताओ मुझे कौन से पेज पे जाना चाहिए, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। तो आप देखो कि यार डॉर्सल साइड इसकी ग्रीन है तो आप मूव करोगे पेज नंबर 5 के ऊपर, तो आप अपने पेज टर्न करोगे एंड विल मूव ऑन टू द पेज नंबर 5। जैसे आप पेज नंबर 5 पे आए तो और दो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, दो और कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो अगेन यू हैव टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक और आपको कपलेट यहाँ पे दिखेगा, राइट। एक स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे मेरा, प्रेजेंस ऑफ स्लाइमी स्किन, अगर मेरी स्किन थोड़ी स्लाइमी है देन मूव ऑन टू पेज नंबर 20। अगर मेरी स्किन यहाँ पे ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है, देन मूव ऑन टू पेज नंबर 30। अब आप इस फ्रॉक को देखो, इसकी स्किन काफी चिपचिपी लग रही है, मतलब स्लाइमी लगी रही है, ड्राई तो लग नहीं रही मुझे, स्लाइमी लग रही है, स्लाइमी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप मुझे बताओ आप कौन से पेज पे जाओगे, 20 या 30? 20। पेज नंबर 20 पे मैं मूव करूंगा। अब जैसे मैं पेज नंबर 20 पे मूव करता हूँ, अगेन आई कैन सी वन मोर कपलेट, मुझे वापस यहाँ पे एक कपलेट देखने को मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि कपलेट आपको हर एक पेज पे देखने के लिए मिलते रहेंगे, राइट। यू विल गेट टू सी कपलेट ऑल द टाइम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ वेबिंग इन द हाइंड लिम्ब, अगर आपको आपके हाइंड लिम्ब पे वेबिंग मिल रही है देन मूव टू पेज नंबर 30। अगर आपको हाइंड लिम्ब पे अगर आपको वेबिंग नहीं मिल रही देन मूव ऑन टू पेज नंबर 40। अब मैं आपको वेबिंग क्या होती है बताता हूँ। कभी अगर आप फ्रॉक के हाथ देखोगे ना तो बीच में आपकी वेबिंग होती है, जैसे आपको मिलती है देखने के लिए डक के अंदर। डक को आप कभी देखना, डक के जो फीट होते हैं उसके बीच में आपको वेबिंग मिलती है, जिसकी मदद से डक काफी इजीली स्विम करके पानी में तैर सकता है, राइट। वही वेबिंग आपको फ्रॉक के अंदर भी ढूंढनी है। अगर आपको हैंड लिम्ब पे, हैंड मतलब पिछले दो पैरों में, पीछे के जो दो पैर होते हैं, अगर उसके अंदर अगर आपको वेबिंग दिखती है देन मूव टू पेज नंबर 30। अगर आपको वेबिंग नहीं दिखती देन मूव टू पेज नंबर 40। तो आप एक बात यहाँ पे समझो, जब भी मेरे सामने कोई कपलेट आता है तो एक कपलेट को मैं करूंगा रिजेक्ट, वन कपलेट विल बी, वन ऑफ द स्टेटमेंट, वन ऑफ द कैरेक्टर विल बी रिजेक्टेड, राइट। इसको मैं रिजेक्ट करूंगा और दूसरे को मैं करूंगा यहाँ पे एक्सेप्ट। सो एक को हम करेंगे यहाँ पे रिजेक्ट और एक को हम करते हैं एक्सेप्ट। जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं उसको एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे, और जिसको हम रिजेक्ट करते हैं उसे रिजेक्ट करके उसको तो वैसे ही पीछे छोड़ दिया एंड देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स सी ओवर हियर। अब यहाँ पे इसके पैर दिख नहीं रहे, लेकिन अगर इस पैर को अगर आप खोल के देखोगे तो आपको वेबिंग दिखेगी। इमेजिन करो कि अगर आप इसके पैर को खोल के अगर आप देख रहे हो तो आपको इसके अंदर आपको वेबिंग देखने के लिए मिलेगी, राइट। सो ऐसा इमेजिन कर लो कि उसके अंदर वेबिंग है, बेसिकली फ्रॉक के अंदर वेबिंग आपको मिलती है देखने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको आपके हाइंड लिम्ब के अंदर अगर आपको वेबिंग देखने के लिए मिल रही है तो आप कौन से पेज पे जाओगे फिर? 30। ठीक है, मैंने करना है, हाँ जी, मैंने अब मूव करना है मेरे क्वेश्चन नंबर 30 के पेज नंबर 30 के ऊपर। अब जैसे मैं पेज नंबर 30 के ऊपर जाता हूँ, मुझे मेरे फ्रॉक का साइंटिफिक नाम वहां पे लिखा हुआ मिल जाता है, रेकोफोरस malabaricus इज अ नेम ऑफ माय फ्रॉग, और इसका कॉमन नाम है यहाँ पे मलाबार ट्री फ्रॉग। तो जैसे मैं पेज नंबर 30 पे जाऊंगा मुझे मेरे फ्रॉग का नाम मिल जाएगा, साइंटिफिक नाम मिल जाएगा, और उसके यहाँ पे फोटो भी लगी हुई मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। और इस फोटो को देख के आप बता सकते हो कि अरे ये तो वही फ्रॉग है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज अ टेक्सोनॉमिकल की। इस तरीके से आप एक टेक्सोनॉमिकल की को आप यूज कर सकते हो। तो एक बार फिर आप याद रखना, जब आप की को ओपन करोगे तो आपको मिलेंगे टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे कपलेट, राइट। इन दोनों कैरेक्टर को हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ लीड। यू ऑल्सो कॉल देम बोथ द स्टेटमेंट ओवर हियर। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, ये दोनों स्टेटमेंट जो आपके सामने है, इनको हम एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं उनके लिए,
यू कॉल देम एज अ Lead. लीड, क्योंकि आपको लीड कर रहे हैं आपके आंसर की तरफ, इसलिए यू कैन कॉल देम एज अ लीड, राइट। आप एक सिलेक्ट करोगे, एक करोगे आप रिजेक्ट। यहाँ पे हमने 5 वाला मतलब ग्रीन कलर वाला सिलेक्ट किया, दूसरा हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। जैसे आप आगे बढ़े आपको एक और मिले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सेम थिंग, एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे और एक स्टेटमेंट को आप करोगे यहाँ पे रिजेक्ट। हमने स्लाइमी स्किन वाली एक्सेप्ट की यहाँ पे, देन आई मूव ऑन टू व्हाट नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे हमने वेबिंग वाली स्टेटमेंट को हमने एक्सेप्ट किया और हम आगे बढ़े एंड वी गेट टू सी कि हमारा स्पीशीज का नाम हमारे सामने आ गया। इस तरीके से आप अपने स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या आपको समझ आ रहा है टेक्सोनॉमिकल की को कैसे यूज किया जाता है? इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अगली बार कभी अगर मौका मिले टेक्सोनॉमिकल की यूज करने का एक एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए तो करिएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। बताइए सर कपलेट क्या होता है? कपलेट मतलब ये जो पैर होता है ना, रुको बताता हूँ, ये जो दो स्टेटमेंट की जो पेयरिंग है ना, ये जो दो स्टेटमेंट हमें जो दिखते हैं उसे हम बोलते हैं कपलेट, राइट। तो हर एक पेज पे आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो इन सबको हम बोलेंगे क्या? कपलेट। यू कॉल देम एज अ कपलेट। तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने दो है ना, दो स्टेटमेंट आपके सामने, उसको ही हम यहाँ पे कपलेट बोलेंगे। पता चला बेटा आपको ये? यस सर। यू कॉल देम एज अ कपलेट, राइट। तो दिस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो आपके सामने, इनको ही हम यहाँ पे कपलेट बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हम फटाफट देख लेते हैं, लिखा हुआ इन लोगों ने, एक बार पढ़ लेते हैं इन लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है। Key is being used by the biologist for the identification of the unknown organism. Identification के लिए हम इसे यूज करते हैं, और biological entities such as plants and animals. Important characteristic क्या होते हैं की के? They are based on contrasting characters, usually in a form of couplet. Usually in a form मतलब दो के फॉर्म में वो आपके साथ शेयर करते हैं contrasting character. Where one needs to make a choice between two opposite option, जहां पे आपको एक चॉइस को सिलेक्ट करना होता है। each of these option in a key is a statement known as a lead. ये जो भी आपको स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आपके सामने मिल रही है उनको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ लीड। एक्सेप्टेंस ऑफ वन लीड्स टू गोइंग टू अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ऑप्शन। आप एक को आप एक्सेप्ट करोगे, while रिजेक्शन इंडिकेट्स इट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी। तो एक को आप एक्सेप्ट करते हो, एक को आप रिजेक्ट करते हो। रिजेक्ट कर दिया मतलब वो आपके कैटेगरी का है नहीं, और जिसको आपने एक्सेप्ट किया वो आपको एक स्टेप आगे बढ़ाएगा ताकि आप अपने स्पीशीज को आप आइडेंटिफाई कर सको। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स है और ये स्टेटमेंट्स को आपको समझना जरूरी है। तो क्या आपके सामने ये जो स्टेटमेंट दिए हुए, अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको पता चल रहा है लीड क्या होता है? इज अ लीड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो भी स्टेटमेंट आ रही है ना उनको हम लीड बोलते हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर टू यू। क्या आपको पता चल रहा है अब कि कपलेट क्या होता है? इज कपलेट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. दो कैरेक्टर आपके सामने रख रहे हैं ना, दे आर माय कपलेट्स, राइट। एंड देन यू हैव एक्सेप्टेंस रिजेक्शन इज समथिंग, वो आपको ऐसे समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारी टेक्सोनॉमिकल की, और इस तरीके से आप कोई प्लांट, एनिमल, चाहे क्रैब हो, लॉबस्टर हो, मैमल हो, मैमल के लिए तो जनरली यूज नहीं करते, बट देन स्नेक्स हो या एम्फीबियन हो, उनके लिए आप यूज करके आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक टेक्सोनॉमिस्ट इन्हें काफी अच्छे से यूज करता है। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, और लाइक आई होप कि आपको हमेशा टेक्सोनॉमिकल की यहाँ पे याद रहे, और ये भी याद रहे कि इसमें आपके कपलेट क्या होता है, लीड क्या होता है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज देम। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर भी आएंगे, ठीक है। सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो ये आपको याद रखना है इसके अंदर, एंड या दैट्स इट। ये आपका टेक्सोनॉमिकल की यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में 2-3 चीजें बाकी है, स्मॉल चीजें बाकी हैं, ज्यादा लंबी चीजें हैं नहीं, वो हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सब? वो लीड वाला दोबारा बता देना। हाँ, कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला? लीड वाला। लीड वाला, ठीक है। देखो लीड वाले में बात सिंपल सी है यहाँ पे, कि आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है आपके। इन दोनों स्टेटमेंट को हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं उसे एज अ लीड, वी कॉल हिम एज अ लीड, राइट। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, यहाँ पे आपने पेज खोला, आपके सामने दो स्टेटमेंट आई, प्रेजेंस ऑफ स्लाइमी स्किन, प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन। सो इन दोनों स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ इनके लिए, और वो टर्म यहाँ पे होता है एज अ लीड। I use a term for that and that term over here is called as my lead. क्यों मैं उसे lead यूज करता हूँ? क्यों मैं इन स्टेटमेंट को लीड बोलता हूँ?
क्योंकि ये मुझे लीड कर रही है, ये मुझे लेके जा रही है एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ, इसलिए आई यू कॉल देम एज अ लीड। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। और क्योंकि आपके हर एक पेज पे आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं यहाँ पे कपलेट, क्योंकि 2 अलग अलग कैरेक्टर आपको मिलेंगे हर एक पेज के ऊपर, दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अ कपलेट ओवर हियर। ठीक है, अब क्या ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पे व्हाट इज लीड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इतना तुम्हें याद रखना है। एंड पढ़ लेना एक बार अपने एंड से जाके, रीड ऑल दोस थिंग व्हिच यू हैव डन बाय फार, राइट, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, zoo, all those things, please remember that thing. And अब इसके ऊपर अगेन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं शेयर नहीं कर रहा, राइट, आई एम नॉट शेयरिंग एनी क्वेश्चंस विद यू राइट नाउ, सो प्लीज जो पुराने दिए हुए थे वो कर लीजिए, अगर वो कर लिए तो वेल एंड गुड, रीड अबाउट द थिंग्स व्हिच यू हैव डन, बट मंडे को आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट, एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑफ अराउंड लाइक 15 से लेके 20 के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आई ट्राई टू ऐड स्लाइटली मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ताकि आप उन्हें सॉल्व कर पाए। अगर सॉल्व नहीं भी होते तब भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको आदत हो उन क्वेश्चंस को पढ़ने की और उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, राइट, सो दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग इन द अपकमिंग डेज। ठीक है, अब इस हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ आप कह रहे थे? अच्छा, कुछ नहीं कह रहे थे, आई थॉट कुछ कह रहे थे। ऑलराइट, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है